नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से असम पहुंची है तब से बीजेपी के डरने के नए नए एग्जाम्पल, उदाहरण जिसको कहते हैं हिंदी में, सामने आ रहे हैं। कल राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियों पर हमले की खबरें थी, आप सब तक हमने उस खबर को पहुंचाई थी। और आज भी एक ऐसी ही खबर आई और एक कमाल का दृश्य तो तब देखने को मिला जब बीजेपी के झंडे और भगवा झंडों के साथ राहुल की बस के बाहर जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे कुछ लोगों ने लगाए तो राहुल गांधी बस से निकलकर उनके बीच चले गए। आइए जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, पूरे वीडियो को। जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए, साउंड शायद नहीं है, अगर साउंड हो तो हाँ, पूरा फुल स्क्रीन लेके आइए जरा इस वीडियो को। तो देखा आपने कि राहुल पहले भीड़ के बीच चले गए और जब उन्हें बस में बिठाया गया तो बाकायदा खिड़की खोलकर फ्लाइंग किस देने लगे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने असम की पुलिस से यह नहीं कहा कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा लौट गया, जैसा कि पीएम मोदी ने बंगाल में किसानों के एक छोटे से जत्थे से घबराकर कहा था, याद होगा आपको शायद। बल्कि आज तो राहुल गांधी उस भीड़ के बीच ही जाना चाहते थे, उस भीड़ से लौटने का तो कोई उनका इरादा नहीं था। वैसे भी राहुल इस यात्रा को मुंबई लाकर ही खत्म करेंगे, यह तय है। हां, इतना जरूर है कि राहुल गांधी की यात्रा के कारण बीजेपी की घबराहट बढ़ती जा रही है। राम मंदिर बनवाकर और राम की शरण में जाकर भी बीजेपी निश्चिंत नहीं हो पा रही है कि उसे 2024 के चुनाव में जीत मिलेगी ही। इसीलिए अब वो राहुल गांधी पर शाब्दिक हमलों के साथ साथ हिंसा करने पर उतारू हो गई है। राहुल की बस के बाहर नारे लगाने के अलावा आज फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के जमुगरी घाट में कथित रूप से भाजपा समर्थकों ने हमला कर दिया। उस तस्वीर को भी थोड़ी देर में आप तक हम पहुंचाएंगे। और ये तस्वीर, ये देखिए, ये जो गाड़ी है, एक कार आपको हल्की सी दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश का है। ये उन्हीं की गाड़ी है और काफिला जो है उन्हीं लोगों का है। और गाड़ी से के ऊपर जो लिखा हुआ था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बैनर लगा हुआ, उसे इन लोगों ने फाड़ दिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के गुंडों ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी को रोका और गाड़ी पर लगे यात्रा के स्टिकर को फाड़ दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कैमरामैन और कुछ पत्रकारों की टोली भी हमारे साथ थी, उन पर भी इन लोगों ने हमला किया है। इस आरोप के बाद असम के सीएम ने पुलिस जांच का आदेश दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सब सीएम की शह पर नहीं हो रहा है? खैर, आइए पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। इस घटना के बाद एक आम सभा को, नौगांव में एक आम सभा को संबोधित करते हुए, क्योंकि वहां नौगांव में ही जा रहे थे राहुल गांधी, वही आम सभा थी जहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और राहुल गांधी भी थे। इन दोनों ने इस सभा को, आम सभा को संबोधित किया, जिसमें राहुल गांधी ने जमकर असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और जो कुछ भी यहां घटा, जो घटना घटी है, उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी यहां अपने समर्थकों के बीच नजर आए। सुनिए जरा राहुल गांधी को। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें।
हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। तो सुना आपने, कह रहे हैं हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, राहुल गांधी कह रहे थे, और न ही यहां के चीफ मिनिस्टर से और न ही नरेंद्र मोदी से हम डरते हैं। ये कहते हुए राहुल गांधी और उस घटनाक्रम का यहां जिक्र करते हुए, डरो मत के नारे को बुलंद करते हुए राहुल गांधी सुबह भी दिखाई दिए थे। जरा इस जो विजुअल को अभी इससे पहले दिखा रहे थे, उस बाइट को भी लेकर आइए। राहुल गांधी की दूसरी बाइट, जो पत्रकारों से चर्चा में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, छोटी सी बाइट, ये भी सुन लीजिए। राहुल जी, गेट तोड़ दिया गया है अभी का। किसने तोड़ा? अभी तो बीजेपी ने बोला है, अभी ये एलिगेशन है। तो क्योंकि वो डरे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर डरे हुए हैं, भ्रष्ट हैं, घबराए हुए हैं। आपका यात्रा का विरोध राहुल गांधी क्योंकि डरे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर डरे हुए हैं, भ्रष्ट हैं, डरे हुए हैं, ये कह रहे थे राहुल गांधी। सुबह की बात है, लेकिन शाम को जब ये सारी तमाम घटनाक्रम आपके सामने जो हम रख चुके हैं, उसके बाद जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में बातें कही वो भी आपने सुन ली। इसी भाषण में, इसी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी थी और डरो मत के नारे को वो बुलंद करते हुए नजर आए। जरा वो भी सुन लेते हैं। और आज इतना ही नहीं, बल्कि राहुल के काफिले को ही रोकने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि हमला किया गया असम में पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चीफ हैं उनके ऊपर भी। उनके चेहरे से खून टपकते हुए भी, वो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, कुछ ऐसी विभत्स तस्वीरें यूट्यूब पर नहीं दिखाई जाती हैं, इसलिए नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसका जिक्र करते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए जरा। राहुल जी की यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए। लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है, वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? तो हम ब्रिटिशर से नहीं डरे तो क्या हम बीजेपी से डरेंगे, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और इन तमाम घटनाक्रमों के बाद असम के सीएम ने भी तुरंत आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ प्रेस के लोगों से चर्चा की और उस चर्चा में तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए सुरक्षा मुहैया करने और घटना की जांच की बात भी कही है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इंग्लिश और असमिया दोनों में मिक्स ये अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा। जरा सुन लीजिए पहले इनकी बात। हिमंता, যিকোনো আজিয়ে গৈ পেলাই বটদ্ৰৱাত তেওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান আজিয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে। কালি দিনটো সিলেক্ট কৰাটো আই এম ফিলিং লিটল বিট পেইন। কালি চক দিছ যাত্ৰা কালি দিনটো দে হেভ চুজেন মৰিগাঁও, জাগিৰোড এটচেট্ৰা। দিজ আৰ সেন্সিটিভ প্লেচ, so they should have avoided. But I will not ask them to avoid officially, because then they will create a tamasha ki I am trying to stop it. So police will be deployed and will ensure that there is no conflict or clashes, because তেওলোকৰ যাত্ৰাত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ওলায়। ধৰক মৰিগাঁও, ধৰক আজি আপোনালোকে সামুগুৰিত তেওঁলোকৰ মিটিং এখন আছে, আপোনালোকে দেখা পাব যে এখন অকল এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ওলাই আহিব।
It is not a secular. तो सुन रहे थे आप यहां हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। टोन थोड़ा चेंज है, आज थोड़ा दबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये उस घटनाक्रम के बाद जब राहुल गांधी के काफिले पर हमला करने की कोशिश हुई और उसके अलावा उसके बाद जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी थी। यहां कह रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा कि मैं हैरान हूं कि कल के पावन अवसर पर कांग्रेस सारे संवेदनशील जगहों से अपनी बस यात्रा निकाल रही है, क्योंकि उनके यात्रा में सिर्फ एक विशेष समुदाय भाग ले रही है। असम पुलिस सतर्क है और यात्रा को सुरक्षा प्रदान करेगी, हम यात्रा को सुरक्षा प्रदान कराएंगे, यह कह रहे थे यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से न्याय यात्रा को शुरू से रोकने के बहाने बीजेपी सरकार कर रही है, बहाने लगा रही है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ चुका है। मोदी भी कल अयोध्या पहुंचने से पहले अभी तक दक्षिण भारत के मंदिरों के दौरे कर रहे हैं। आज मोदी ने राम सेतु के दर्शन किए। आप जानते हैं कि दक्षिण से बीजेपी का पत्ता तेलंगाना चुनावों के साथ ही साफ हो चुका है और वहां बीजेपी की दाल किसी तरह नहीं गली, तो अब धर्म का कार्ड खेलने मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर निकले हैं। लेकिन दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मिजाज जो हैं उसमें बहुत फर्क है। उत्तर भारत में राम मंदिर का मुद्दा जैसे जो काम कर गया, अगर कर गया, लेकिन दक्षिण भारत में शायद ही ऐसा हो। इसीलिए मोदी अभी से कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह कोई भी मुद्दा वहां काम कर जाए। जबकि कांग्रेस ने राहुल गांधी की पहली यात्रा से दक्षिण को अपने पाले में करने में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है। कर्नाटक और तेलंगाना इसके साफ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के कारण कांग्रेस वहां मजबूत है और अब राहुल पूर्वोत्तर से चलकर उत्तर भारत होते हुए पश्चिम भारत को साधने के लिए निकल गए हैं। क्या राहुल की मोहब्बत के आगे बीजेपी की नफरत टिक पाएगी? आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। थोड़ी देर बाद प्रेम कुमार जी भी जुड़ेंगे। आप चारों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो आज रविवार का दिन भी है, उसके बाद भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ या डिनर टेबल पर बैठकर। जैसे भी मौसम सर्दी का है और शायद कई लोग जल्दी भोजन करना जो है उचित समझते हैं और रजाई में पड़े रहना भी अच्छा लगता है रविवार का दिन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कल 22 तारीख है और बाजार से लेकर कई और खासकर उत्तर भारत में जो कुछ चल रहा है इसकी चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आज भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात असम की, असम में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, कल से परसों रात से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा है, उस पर सबसे पहले आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास। शकील जी, आपसे समझूं कि राहुल गांधी नौगांव में हैं आज, वहीं आम सभा की उन्होंने, आम सभा से पहले जो कुछ हुआ वो तस्वीरें देख ली है हम लोगों ने, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी वो तस्वीर ले आएंगे हम। लेकिन तमाम पहलुओं पर अगर गौर फरमाएं तो यहां मामला सीएम के उस बयान का भी आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे लोग देख लेंगे। उस बयान को भी थोड़ी देर बाद आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। कल आप लोगों ने बाइट सुनी थी कि जब कह रहे थे कि 2-3 महीने बाद हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उनको हमने रोक दिया है आने के लिए गुवाहाटी, अगर आते हैं तो केस FIR दर्ज करेंगे और चुनाव के बाद 2-3 महीने बाद हम गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर ये धमकी नहीं थी तो क्या था? और अगर ऐसा सीएम ही कहे तो फिर उनके कार्यकर्ता भगवा झंडा लिए, बीजेपी का झंडा लेकर राहुल गांधी के काफिले में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? उत्साहवर्धन तो हो चुका है। शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं और सीधे आना चाहता हूं। शकील अख्तर जी, उस गिरफ्तारी वाली बाइट को पहले सुन लेते हैं, फिर आते हैं, ताकि टोटल जो बातें हैं, जहां से हम जिस मुद्दे को यहां लेकर आ रहे हैं वो पूरा का पूरा मुद्दा सामने हमारे दर्शकों के बीच आ जाए। जरा उस गिरफ्तारी वाली बाइट को भी सुन लेते हैं और यहां हम क्यों कह रहे हैं कि आखिर उकसावे का काम किसने किया है। आप जरा इस बाइट को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने बोल दिया हूं कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सुन रहे थे आप यहां सीधे
हिमंता विश्व शर्मा को, ये परसों की बात है। और आज अभी जो इससे पहले आपने हिमंता विश्व शर्मा को सुना था, टोन आपके समझ में, उनकी बात, उनकी टोन, सब कुछ आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। इसी पर आइए शकील अख्तर जी, जरा आपके विचार। देखिए राजीव जी, निमंत्रण तो गुवाहाटी का है राहुल गांधी को, वहां प्रेस क्लब ने उनको बुलाया है, बाकी और बहुत सारे संगठनों ने बुलाया है कि हमसे मिलने के लिए आइए, हमें संबोधित करिए। तो राहुल बाहर के रास्ते से, अल्टरनेटिव रास्ते से कैसे जा सकते हैं? और यही एक बाइट नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ये और कहा था कि मैं 2 आदमी को गिरफ्तार कर लूंगा। वो 2 आदमी कौन है? जो राहुल गांधी की व्यवस्था में लगे हुए आदमी हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना गया कि नेता के साथ रहने वाले, किसी भी नेता के साथ रहने वाले, राजनीतिक दल के नेता के साथ रहने वाले लोगों को, जो इंतजाम का काम देख रहे हैं, जो व्यवस्था का काम देख रहे हैं, जो सुरक्षा का काम देख रहे हैं, उन 2 लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाए। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक और दुखद पहलू है। देश ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। जाने कितनी देश में यात्राएं निकलती हैं, कितने राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी राज्य का इस तरह धमकी दे कि मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा 2-3 महीने बाद, चुनाव हो जाने दीजिए, आपके 2 लोगों को मैं गिरफ्तार कर लूंगा, क्योंकि वो लोग व्यवस्थाएं देख रहे हैं, वो लोग सुरक्षा का इंतजाम देख रहे हैं, वो लोग यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? आज एक पार्टी की सरकार है, कल दूसरी पार्टी की होगी। एक राज्य में एक पार्टी की सरकार है, दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी की होगी। तो क्या इस तरह से एक दूसरी पार्टी के नेताओं को जाने से रोका जाएगा? बहुत ही दुखद बात है। ये यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अगर मुख्यमंत्री के पास कोई भी सबूत होता, कोई आरोप भी होता, तो वो कहते, लेकिन वो कह नहीं पाए कि यात्रा के अंदर इस तरह से कोई उकसावे वाली बात हुई है। और आज आपने जो वीडियो दिखाया है वो कमाल का वीडियो है। राहुल बस के अंदर ड्राइवर से अपने कह रहे हैं कि रोकिए, मैं उतरूंगा, और राहुल उतर गए। अब इस तरह से राहुल का जो बस जा रही है, ये बस खासतौर से इसी यात्रा के लिए बनवाई गई है, इसी में राहुल बैठते हैं। और ये पहली बार है कि राहुल किसी बस में इस तरह बैठ के निकले हैं। बीजेपी के तो कई नेता निकले हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसी यात्रा करी है बस में बैठ के, शिवराज सिंह चौहान ने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने कभी नहीं रोका किसी को भी, लेकिन आज वो इस तरह रोक रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक होगा। अब राहुल क्या मान जाएंगे? राहुल तो कभी नहीं माने। प्रधानमंत्री का आपने उदाहरण दिया, बहुत सही दिया, कि प्रधानमंत्री ने पंजाब में कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा बच के वापस जा रहा हूं। राहुल ऐसा नहीं बोल सकते, तो राहुल तो नीचे उतर के उन्हें बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इससे पहले भी राहुल ने किया, यूपी में किया था, वहां भी उनको इसी तरह से रोका गया था, वहां भी राहुल ने उन्हें बुलाया था कि आइए बात करिए। प्रियंका ने भी यही किया। तो ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आज बात कही है बिल्ली वाली, वो बहुत ही सटीक बात कही है कि हमारी बिल्ली हम ही से मियाऊं। अरे भाई हेमंत बिस्वा जी, आप इतने साल कांग्रेस में रहे हैं, आज बीजेपी में चले गए, ठीक है, मगर व्यक्तिगत विरोध के इस स्तर पे अगर आप उतरेंगे तो आपकी छवि कहीं पे भी अच्छी नहीं बनेगी। बीजेपी आज आपका इस्तेमाल कर रही है, और अगर आपने कहीं गलती से राहुल को गिरफ्तार कर लिया तो वही बीजेपी आपको 1 मिनट हटा देगी। क्यों? क्योंकि कल जो इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है उस पर निश्चित रूप से इसका असर होगा। अगर आज या कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोई गलती कर दी तो राहुल की यात्रा को रोकना, राहुल को उंगली भी लगाना पूरे देश में एक जबरदस्त माहौल खड़ा कर देगा। जो खड़गे जी ने कहा है कि अंग्रेजों से नहीं डरे, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं कांग्रेस ने, सही बात है, तो क्या इनसे डर जाएंगे? सबको मालूम है कि आजादी के आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था, और कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ते हुए कितने कितने सालों तक जेल में रहे सारे लोग, कितनी कुर्बानियां दी। अगर वो डर जाते तो क्या होता? तो ये बात जो है बहुत ही गंभीर है, और इस तरह से बीजेपी को नहीं करना चाहिए
कि आप राहुल को इस तरह से बार बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं, बाधाएं पहुंचा रहे हैं, और उस आदमी के लिए जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो रुकेगा नहीं। वो आपने भी कहा कि बॉम्बे जाए बिना मानेंगे नहीं, वो यात्रा को बॉम्बे तक लेके जाएंगे। वो कश्मीर गए थे ना, आप याद कीजिए कि जब यात्रा के शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि राहुल अरुणाचल नहीं जा रहे हैं। अरुणाचल क्यों नहीं जा रहे? राहुल अरुणाचल भी गए और उससे पहले लद्दाख भी गए। जिस चीन के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि न कोई घुसा है न कोई आया है, उसी चीन को उन्होंने लद्दाख जाके चुनौती दी और कल अरुणाचल जाके चुनौती दी। कश्मीर में कितनी तेज बर्फबारी हो रही थी, सुरक्षा का कितना गंभीर खतरा था, लेकिन राहुल के काफिले को सुरक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन राहुल लाल चौक पहुंचे थे जी। तो राहुल कहां डरने वाले हैं, इसको ये लोग समझ नहीं रहे। चीन का आज दबदबा क्या है, चीन का आज आतंक क्या है कि उसने ईरान को और पाकिस्तान को एक डांट लगाई और दोनों के जो विमान बम फेंक रहे थे वो चुपचाप घर में बैठ गए आके जी। वो चीन अरुणाचल पे भी आग गड़ाए बैठा है, वो चीन लद्दाख पे भी आग गड़ाए बैठा है, लेकिन राहुल ही तो वो शख्स है जो दोनों जगह जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मणिपुर गए नहीं, राहुल तो दूसरी बार मणिपुर गए। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे वो कश्मीर हो, कौन जा रहा है आखिर? उस आदमी के बारे में अगर कोई ये सोचता है कि वो डर जाएगा या यात्रा रुक जाएगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। राहुल न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ना रुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। 2 बाइट्स एक बार फिर से, सबसे पहले उस विजुअल को दिखाइए जब राहुल गांधी का काफिला जा रहा है और राहुल गांधी के काफिले के सामने बस के आगे 25-30 या 20-25 जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भगवा झंडा लिए हुए आ जाते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी उतर आते हैं। ये देखिए, ये विजुअल आप देख रहे हैं और ये अभी थोड़ी देर पहले के विजुअल्स आप देख रहे हैं शाम के वक्त का, जब राहुल गांधी नगांव पहुंचने वाले थे, वहां पब्लिक रैली को, पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने वाले थे और यहां राहुल गांधी बोलते हैं बस से कि मुझे निकलने दो। जरा फुल स्क्रीन ले आइए इसको एक बार फिर से, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए जरा फुल स्क्रीन ले आइए, फिर राहुल गांधी के उस भाषण को भी सुनते हैं और उसके बाद सीधे प्रेम कुमार जी के पास आएंगे। लेकिन पहले इसको सुनिए, देखिए। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर यहां राहुल गांधी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लाइंग किस देते हुए राहुल गांधी यहां उन लोगों को जो यहां नफरत परोसने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और सीधा राहुल गांधी के इस बस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बस से उतरते हैं, ये रफू चक्कर हो जाते हैं, ये वहां से भागने लगते हैं। और इसी बात का जिक्र, इसी की बात को रखते हुए राहुल गांधी आम सभा में सुनाई दिए। राहुल गांधी ने आम सभा में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं एक बार जल्दी से और फिर सीधे आते हैं अपने पैनलिस्ट साथी प्रेम कुमार जी के पास। सुनिए जरा। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है,
हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। तो सुन लिया आपने राहुल गांधी को, यहां सीधे हम किसी से नहीं डरते, ना नरेंद्र मोदी से, ना यहां के चीफ मिनिस्टर से। सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, और यहां पर क्या हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि परसों कुछ और कह रहे थे, आज उनका टोन बिल्कुल बदला हुआ है, कह रहे हैं कि हम इस यात्रा को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और हम चाहते थे कि वो उस संवेदनशील एरिया से ना गुजरे जो जिस एरिया से वो गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि कल के दिन उनको क्या जरूरत थी मंदिर जाने की, वो आज जा सकते थे, कल क्यों जा रहे हैं। ये तमाम बातें वहां रखते हुए बिल्कुल टोन बदला हुआ हेमंता बिस्वा शर्मा का नजर आ रहा है। क्या कुछ कैसे देखा जाए इसको, और क्या यहां पर राहुल गांधी ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है उस राज्य में जहां सीधा हमला राहुल गांधी के काफिले पर होता है, सीधा हमला उनके कह भी रहे राहुल गांधी की प्ले कार्ड्स बैनर से सब फाड़े जाते हैं, फाड़ना है फाड़ दो, लेकिन हम यात्रा नहीं रोकेंगे। किस हिसाब से देखा जाए इसको? जी राजीव जी, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हेमंत बिस्वा, आवाज आ रही है ना? म्यूजिक आ रही है, म्यूजिक आ रही है। म्यूजिक नीचे पूरा माहौल है तो वो आएगा बैकड्रॉप में, मैं बोलता हूँ मेरी आवाज आएगी। जी जी प्लीज। ठीक है, मैं थोड़ा जोर बोलता हूँ। हाँ प्लीज, क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ जाता है तुरंत। नहीं, ये म्यूजिक नहीं है, दरअसल नीचे कार्यक्रम चल रहा है, उसकी आवाज है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी के बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा जो कुछ बोल रहे हैं बीते 2-3 दिनों में, वो महत्वपूर्ण है और उनके बोलने का असर दिख रहा है कि उनके कार्यकर्ता प्रेरित हो रहे हैं उनकी बिहाफ में, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी है। लेकिन मैं बात शुरू करता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा है कि आप यात्रा नहीं निकालिए 22 जनवरी को, क्योंकि उस दिन अगर यात्रा निकलेगी तो केंद्र सरकार पूछेगी उनसे, तो वो क्या जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों नहीं यात्रा कैंसिल की। आप बात समझ रहे हैं, मैं यहां पर पॉइंट लाना चाहता हूं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो बात कह रहे हैं वो वास्तव में केंद्र सरकार के डर से कह रहे हैं, उनके कहने से कह रहे हैं। और केंद्र सरकार का मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही डायरेक्ट वो सब करवा रहे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, ये उनके बयान से झलकता है। दूसरी बात है कि इसके 2 पहलू इस घटना के हैं जो तस्वीर हमारे सामने आप दिखा रहे हैं कि ये कार्यकर्ता, इनको कैसे आजादी है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की। भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके लिए तो आप रास्ता तय कर रहे हैं कि ये इधर से जाए और उधर से मत जाए। तो ये मिसक्रिएंट्स तत्व, इनके लिए क्यों पूरी खुली छूट है कि वो जाएं वहां पर जो प्रोहिबिटेड एरिया है, निषेधात्मक एरिया है, और राहुल गांधी की यात्रा जहां से जा रही है वहां पर इनको पहुंचना तक नहीं चाहिए था। लेकिन इनकी एक्सेस कैसे हो रही है, कौन फैसिलिटेट कर रहा है? ये नियत्ते हैं। अगर इनके हाथ में कुछ गोली बंदूक हो तो सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी के संदर्भ में इसलिए भी बड़ा सवाल है क्योंकि इनके पिताजी की हत्या हुई है, ऐसे ही चुनाव प्रचार के दौरान हुई है। आपको याद होगा राजीव गांधी की हत्या चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। तो ये इस आशंका को कौन खारिज करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार उल्टे कह रही कि यात्रा बंद कर दीजिए, यानी आपको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये शरारती तत्वों को पूरा अधिकार है कि ये ढेले चला दें, ये नारेबाजी कर दें, ये जयराम रमेश के काफिले पर हमला कर दें, उनकी कार तोड़ दें, ये तमाम चीजें करे, पोस्टर फाड़े, बैनर फाड़े। ये आजादी उन लोगों को है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से न्याय यात्रा निकालने की आजादी इस देश में नहीं है। ये फर्क सामने आया है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो तस्वीर उभर रही है, ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के शासन की जो उसके बुरे संस्कार हैं उसको उजागर कर रही है। लोकतंत्र को आप विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो विरोध भी नहीं है, ये तो सबको जोड़ने वाली यात्रा है, मोहब्बत बांटने वाली यात्रा है। देखिए तस्वीरों में
लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। तो यहाँ इसमें विरोध की क्या बात है? आप विरोध से कोई, राहुल गांधी को भी डरने की जरूरत नहीं है, विरोध किया जाए, जिसका राजनीतिक विरोध करना है वो करें, लेकिन सुरक्षा पर खतरा तो ना पैदा हो। भाई उस एरिया से दूर से करते, आप आसपास छत है, घर है, वहां से खड़े होकर आप काले झंडे भी दिखा सकते थे, कोई नहीं रोकता, लेकिन आप वहां पर आ रहे हैं जहां से सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। ये बात बहुत गंभीरता से उठाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की यात्रा एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ रही है और असम जैसे इलाके में जहां पर के हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी केंद्र सरकार यानी मोदी और अमित शाह के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि देखो हमने कुछ करके दिखा दिया, क्योंकि वो अगर कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो वो भी आम मुख्यमंत्रियों की तरह रह जाएंगे, मणिपुर वाले एन वीरेश की तरह रह जाएंगे, दूसरे मुख्यमंत्री की तरह रह जाएंगे। तो वो तो पूरे पूर्वोत्तर के ठेकेदार हैं, तो उनके यहाँ यात्रा जाएगी तो कुछ तो उनको मैसेज देना है, तो वो मैसेज देने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को इससे राजनीतिक रूप से फायदा ही होगा, लोगों का समर्थन मिल रहा है, मिलेगा, और कल भी वो यात्रा जारी रखें। अगर यात्रा में व्यवधान डाला जाता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और एक दो बात ध्यान दिलाने की जरूरत मैं समझता हूं कि 22 जनवरी को अगर आप अस्पताल बंद कर देते हैं, भाई अस्पताल बंद करना कोई छोटी मोटी बात है? अस्पताल बंद किया जाता है। आज दिवाली मनाने का आप आह्वान कर रहे हैं, दिवाली में हाथ भी जलेंगे, पटाखे फूटते हैं, इतिहास है, दिवाली के दिन में अस्पताल भर जाते हैं, तो आप दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं और अस्पताल बंद कर रहे हैं। अस्पताल बंद करना, केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी करना, स्कूलों में छुट्टी करना, यूनिवर्सिटीज में छुट्टी करना, जितने प्राइवेट बड़े घराने हैं उनकी ओर से छुट्टी का कंपटीशन लगा हुआ है। ये माहौल उत्सव और छुट्टी फील कराने का माहौल है कि लोग छुट्टी फील करेंगे तब तो नरेंद्र मोदी जी को टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। टेलीविजन खुल करके टेलीविजन स्क्रीन पर कैसे देखें? तो छुट्टी दो। तो ये इसके लिए किया जा रहा है। तो आप उस एक तरफ ये करेंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी को यात्रा निकालने की भी अनुमति नहीं देंगे, कहेंगे कि आप यात्रा हटा लीजिए। या राहुल गांधी की यात्रा है कि अस्पताल है कि आप बंद करा रहे हैं? अस्पताल जैसी चीज को भी आप बंद करा रहे हैं, इससे बुरी बात और क्या होगी? ये बहुत ही गंभीर बात है राजीव जी, और मुझे लगता है कि ये एक तुगलकी फरमान जो है, उन फरमानों से देश चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तुगलकी फरमान, और एम्स जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल से अगर ये मैसेज आया हो, पैगाम आया हो कि हम ओपीडी तक बंद कर देंगे हाफ डे, तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। हालांकि बाद में इस ऑर्डर को, इस आदेश को वापस ले लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यही है कि आखिर अस्पतालों को, दुकानों को, बाजार को और सरकारी दफ्तर को अगर बंद करा दिया जा रहा है तो क्यों कराया जा रहा है? यह बात हो रही है राम मंदिर उद्घाटन की अयोध्या में कल जो है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के काफिले पर हमला करने की कोशिश, जय श्री राम के नारे, मोदी मोदी के नारे राहुल के सामने, और राहुल गांधी डरते नहीं हैं और वो सीधे उस भीड़ में पहुंचते हैं जहां से उनके सुरक्षाकर्मी उनको दोबारा बस में बैठाते हैं। लेकिन यहां मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा बैनर पोस्टर फाड़े जाते हैं, पैम्पलेट्स फाड़े जाते हैं, और जयराम रमेश के कार के सामने जो शीशे पे भी एक लगा हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो पोस्टर है उसको भी फाड़ दिया जाता है। क्रू में जो उस दल के साथ जो कैमरामैन और पत्रकार हैं उनके ऊपर भी हमला किया जाता है। ये सब कुछ असम में होता है। हम लोगों ने दक्षिण से उत्तर तक की भारत जोड़ो यात्रा कवर की और उसमें कई बीजेपी शासित प्रदेशों से भी गुजरे थे, जिसमें मध्य प्रदेश था सबसे बड़ा राज्य। कर्नाटक जैसे ही निकले थे और कहा भी जा रहा था कि कर्नाटक में पहुंचेंगे तो क्या होगा, तमिलनाडु के बाद केरल होते हुए कर्नाटक पहुंची थी यात्रा। याद कीजिए प्रशांत टंडन जी, उस यात्रा में हम लोग भी गवाह बने हुए थे और हमारे साथी शकील अख्तर जी भी थे। लेकिन वहां कुछ नहीं होता है और जैसे ही असम पहुंचती है ये यात्रा, और लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किसको आखिर बिल्ली कहा? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। और क्या ये इशारा हिमंता विश्व शर्मा की तरफ है? अगर ऐसा है तो क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे? और ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर एक तरफ इशारा करते हैं हिमंता विश्व शर्मा कि हमारे लोग देख लेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि अब जा रहे हैं तो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे ही,
इसको किस रूप में देखा जाए प्रशांत टंडन जी, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसे रोकने की कोशिश हो रही है, तब जबकि एक बहुत बड़ा इवेंट बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो कल है 22 तारीख को। जी, मैं बीजेपी के इवेंट पे भी आऊंगा कल के 22 तारीख के, उसमें भी चर्चा करनी चाहिए कि उसका स्वरूप क्या है और मोदी साहब क्या अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं और उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे। लेकिन पहली बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी, जो प्रेम कुमार जी ने बात कही है, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, जो आप दिखा रहे हैं, वो सुनियोजित हमले हैं और लगातार हैं, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद है। मुख्यमंत्री प्रेस कर रहे हैं और उसके बावजूद हमले हो रहे हैं और सुनियोजित हमले हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी बस से उतर कर गए, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरीके से एक अनजानी भीड़ में घुस जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को असम की यात्रा के दौरान बहुत बड़ी सुरक्षा का खतरा है, और ये कांग्रेस पार्टी को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। असम की पुलिस पे मतलब असम की पुलिस को अपना काम करना चाहिए संविधान और कानून के तहत, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इसको एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं और राहुल गांधी की असम में प्रेजेंस को वो अपनी हार या जीत के हिसाब से देख रहे हैं, या उनको केंद्र के प्रति जो जवाबदेही है उस पर देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा को मैं बहुत बड़ा खतरा असम में देख रहा हूं, और इसका संज्ञान राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको लेना चाहिए जी। और जो भी समुचित कार्रवाई है करनी चाहिए, चाहे वो अदालतों के जरिए करें, चाहे वो केंद्र सरकार के जरिए करें, लेकिन ये करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के हमले में, जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे, राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो एक तो ये बात, दूसरी बात कि हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार हमलों के बावजूद और जिस तरीके से ये सुनियोजित हमले हो रहे हैं, आप देखिए कि असम में भीड़ बढ़ती जा रही है जी। असम में इस यात्रा को लेकर जनता रिएक्ट कर रही है, बावजूद इसके कि सरकारी आयोजन चल रहा है जिसकी चर्चा प्रेम कुमार जी कर रहे थे। और वो बड़ा दुखद है कि जिस तरीके से इंडियन स्टेट को रीडिफाइन किया जा रहा है, एक लगभग थियोक्रेटिक स्टेट में कन्वर्ट हो गया। स्टॉक एक्सचेंज बंद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऑपरेशंस बंद किए गए, अस्पताल बंद किए गए, एम्स ने वापस ले लिया लेकिन दूसरे अस्पताल बंद किए जा रहे हैं, ओपीडी बंद की जा रही है, सरकारी दफ्तर बंद है। तो ये एक इंडियन स्टेट को रीडिफाइन करने की कोशिश हो रही है, और बहुत बेशर्मी के साथ। भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात कि जिन भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, क्या उन्होंने भारत के इंडियन स्टेट का ये स्वरूप की कल्पना की थी कभी? भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू हो, गांधी हो, आज़ाद हो, बिल्कुल अशफाक उल्लाह खां हो, बिस्मिल हो, किसी की, उन सब की, सबके लेख, सबके भाषण, तमाम चीजें उपलब्ध हैं। क्या किसी भी फ्रीडम फाइटर ने इस तरीके के भारत की परिकल्पना की थी कि भारत का प्रधानमंत्री एक जो है वो धार्मिक चोला पहनकर और पूरे देश को एक धार्मिक कार्यक्रम में और संसाधनों को, टैक्स पेयर की मनी को और छुट्टियां घोषित करके ये करेगा? ये परिकल्पना, ये सपना भारत के फ्रीडम फाइटर्स का नहीं था। भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने ये परिकल्पना नहीं की थी कि भारत में कभी आयतुल्लाह खोमैनी बन जाएगा कोई जी। तो ये जो सांस्कृतिक
राष्ट्रवाद की जो बात हो रही है और उसमें इंडियन स्टेट को इन्वॉल्व कर दिया गया, पार्टी को इन्वॉल्व करें वो भी गलत है, पार्टी को इन्वॉल्व करें वो भी गलत है, राजनीति धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए बीजेपी कर रही है, लोगों ने उसको स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भाई ये धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, उससे चुनाव हारते हैं जीतते हैं जो भी है, लेकिन आप इंडियन स्टेट को इन्वॉल्व कर देंगे, ये बड़ी बात। दूसरी एक बड़ी बात राजीव जी ये है कि जो रीडिफाइन हो रहा है इंडियन स्टेट, वो ये हो रहा है कि 22 जनवरी को 26 जनवरी से बड़ा करके दिखाने की कोशिश हो रही है। यानी 26 जनवरी को राष्ट्रीय नेशनल डे है, उस दिन सारे दफ्तर और अनुष्ठान बंद होते हैं, उसके बरक्स खड़ा करने की कोशिश हो रही है। ये तो बड़ा शर्मनाक है और इस पे तमाम देश के बुद्धिजीवियों को, मीडिया के बारे में क्या कहें। मीडिया तो वहाँ पे देखिए कि वो धार्मिक कपड़े पहन के घूम रहा है, वहाँ पे धार्मिक पहचान के साथ घूम रहा है। मीडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं जी राजीव जी। हमने अपने करियर में 2 बार कुंभ मेला कवर किया है, तमाम धार्मिक आयोजन को कवर किए हैं, तमाम दंगों के बीच में गए हैं और इस बात का ख्याल रखा है कि हमारे बोलने में, हमारे हाथ में, हमारे माथे पे कोई धार्मिक चिन्ह न दिखाई दे, बिल्कुल, ताकि हमारी निष्पक्षता पर सवाल न खड़ा करे। एक तो मैं छोटे से पत्रकार के तौर पे अगर ये ख्याल रखता हूँ तो इंडियन स्टेट के जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनको धार्मिक प्रतीकों से दूर रहना चाहिए। ये इंडियन स्टेट का स्वरूप नहीं है। दूसरी बात कि इसके नफे नुकसान की बात, राजनीतिक नफे नुकसान की बात सेकेंड राउंड में जब आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा असम में हम लोग अंदाज नहीं लगा रहे थे कि असम में इतनी कामयाब होगी, और उसका एक श्रेय जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को भी जाता है कि अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता तो हम लोग इस तरीके से चर्चा भी नहीं कर रहे होते। लेकिन गंभीर बात यह है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा दिखाई दे रहा है, विजिबल खतरा दिखाई दे रहा है, और ये लगातार हमले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 हमले हो रहे हैं और सुनियोजित हमले हैं। मुझे नहीं मालूम उस भीड़ में कुछ लोगों के पास हथियार भी थे क्या, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग थे, उनका आपराधिक पृष्ठभूमि है क्या उन लोगों की। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भीड़ है, और भीड़ में ऐसे तो राहुल गांधी को उतरना नहीं चाहिए था, बस में बैठे रहना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि सुरक्षाकर्मी आखिर क्या कर रहे हैं, क्यों बस से राहुल गांधी को उतरने दिया गया, और उस भीड़ की जांच आखिर कौन करे। सीएम कह रहे हैं कि हमने पुलिस को आदेश दे दिया है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा कहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा, या उकसावे की राजनीति यहां करते हुए सीएम साफ दिखाई देते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं भेजा जा रहा है। सुनियोजित ढंग से इस काफिले पर, राहुल गांधी की यात्रा पर हमले क्यों हो रहे हैं, सवाल तो बहुत बड़ा है। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास इन्हीं बड़े सवालों के साथ। कैसे देखा जाए, असम में अभी 5 दिन और रहना है राहुल गांधी को, और इन 5 दिनों में बहुत कुछ, क्योंकि चर्चा अगर पहले दिन से हो रही है, उधर मणिपुर में इतना अशांत एरिया मणिपुर का, जहां से हम कवर करके लौटे हैं, और आज ही हमारी टीम असम पहुंच चुकी है, और हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान अगर टीम वहां से जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा, उनको जोड़ेंगे हम। लेकिन हमारी टीम आप दोबारा, कल हमने वादा किया था, हमारी टीम ऑलरेडी वहां असम पहुंच चुकी है और नगांव के रास्ते में ही है, जहां पर ये तमाम घटनाक्रम हुए हैं, और उसका जिक्र राहुल गांधी अपनी सभा में कर भी रहे थे। डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, कैसे देखते हैं आप, और क्या इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं, घाटा नुकसान, किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, पहली बात है जो कि राहुल गांधी के बारे में जो चिंता प्रकट की जा रही है कि उन्हें बस से नहीं उतरना चाहिए, तो दरअसल क्या है कि इस तरीके का साहस जो है इस परिवार के डीएनए में है। आजादी के ठीक बाद जब पूरे दिल्ली में दंगे फैले हुए थे तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो मिंटो ब्रिज के पास उन्हें पता चला कि कुछ मुस्लिमों को मारा जा रहा है। वो पता नहीं कहां से मोतीलाल नेहरू के समय की कोई पुरानी सी पिस्टल उन्होंने निकाल ली, तो उनके साथ जो तैयब जी बदरुद्दीन चल रहे थे उनके सहयोगी, उन्होंने कहा कि इतनी पुरानी पिस्टल है कि चलेगी भी नहीं और एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, इसको आप जेब में डालिए।
फिर नेहरू जी को भी एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही तैश में आ गए थे, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद पुलिस वालों की मदद से दंगों को शांत कराया। इंदिरा गांधी के जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी को सूचना मिली थी कि सिख आपके जितने भी जो कमांडोज हैं या उनके आपके सिक्योरिटी में लगे उनको आप हटा दीजिए, उनसे खतरा हो सकता है, इस तरीके की टिप्स उन्हें मिली थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, ये इससे बहुत खराब संदेश जाएगा और मेरा उन पर पूरा भरोसा है। और हम सब जानते हैं कि उनकी मौत उन्हीं के हाथों हुई। उनके पिताजी की बात, मतलब राजीव गांधी की बात हम कर चुके हैं। बहुत सारे उनके चित्र ऐसे आते हैं कि उस दौरान वो अपने एरियाज में जीप में जा रहे हैं, प्रियंका गांधी बैठी हैं, कभी सोनिया गांधी बैठी हैं, और हालांकि इसके बाद भी मौत उनकी वैसी ही हुई, ये एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये एक तरीके से यह जो साहस है वो उनके डीएनए में है और वो विरासत में मिला है, इससे राहुल गांधी नहीं बच सकते, आप और हम चाहे जितनी चिंता प्रकट कर लें। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके कारण पहली बार जो है हेमंता बिश्व शर्मा को थोड़ी सी समझ आई है कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने पहली बार कहा कि उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरी बात देखिए, जहां पर वो जा रहे हैं नगांव में, और जिस शंकर देव का जो मंदिर है, दरअसल वो श्रीमंत शंकर देव के नाम से उन्हें जाना जाता है और 15वीं शताब्दी के संत थे और उन्हें नव वैष्णव धर्म का उनको एक तरह से प्रवर्तक माना गया है और उन्होंने उत्तर भारत के भी बहुत सारे संतों से मुलाकात की थी। वो एक समन्वयवादी वैष्णव संत रहे हैं, तो वहां पर जाना मुझे लगता है कि कल की तारीख में तो सबसे उपयुक्त दिन होगा, ऐसे समय में जब संतों और शंकराचार्यों को तक बांट दिया गया है पूरे के पूरे हिंदुस्तान। होता है कि इस यात्रा पर कहीं कोई हमला ना हो जाए सुनियोजित ढंग से, लेकिन क्या वहां असम के मुख्यमंत्री को ये एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुस्त दुरुस्त रहने और करने की जरूरत नहीं है? क्या उनको पहले से ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहां मुहैया नहीं करानी चाहिए थी? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो हम खोजते ही हैं, जानने की कोशिश करते ही। सीधा एक बार फिर से आना चाहता हूं, पहले दीपक पाचपोर जी अपनी बात जी। तो मेरा अब मुझे पता नहीं कि मेरा वीडियो वास्तव में कहां पर रुका, लेकिन मैं जो शंकर देव की बात कर रहा हूं जी, शंकर देव ऐसे समय जी, तो ऐसे समय में जब सारे हिंदू समाज को न केवल बांटा जा रहा है, बल्कि यहां तक कि जो हिंदू धर्म के जो धार्मिक नेता हैं उनको तक बांटा जा रहा है, चाहे शंकराचार्य हो या अन्य लोग हो, उनमें भी विभाजन हो रहा है। तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि शंकर देव जैसे संत जो हैं उनके ही पास जाना सबसे उपयुक्त दिन रहेगा, जो बता सके लोगों को कि किस तरीके से एक समन्वयवादी समाज की स्थापना की जा सके। तो दूसरी जो मैंने हिम्मत की बात की, तो हिम्मत उनकी विरासत में है और ये बात सही है कि वो ऐसी इस तरीके की कभी न डरेंगे और न मांग करेंगे। लेकिन पहली बार जो है आप देखिए बैकफुट पर आए हैं हेमंता बिश्व शर्मा, जो आप कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है अगले 5 दिन जो है शायद हेमंता बिश्व शर्मा बहुत ज्यादा विघ्न पैदा नहीं करेंगे। रही बात जो बीजेपी के जो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इस घटना की जांच होगी वहां के मुख्यमंत्री ने, मुझे ऐसा लगता है कि इनको बताया साबित ये किया जाएगा कि ये कांग्रेसियों के ही द्वारा भेजे गए लोग हैं। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ये सारी सामने आएंगी और राहुल गांधी ने पूरे देश को इस यात्रा के दौरान की इस तरीके की अजीबोगरीब हरकतों के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पलड़ा भारी है, लगातार मजबूत होकर एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हेमंता बिश्व शर्मा का आप देखिए, हम जानते हैं कि उन्हें पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक तरह से वो माने जाते हैं, नेडा के वो अध्यक्ष हैं। तो उन्हें झल्लाहट इस बात की है कि पहले के 3 राज्यों में राहुल गांधी जो है बहुत सफल यात्रा करते हुए उनके राज्य में आए हैं। न केवल आए हैं, एक बार धमकी देके जा चुके हैं, फिर वापिस आ गए हैं। तो हेमंता बिश्व शर्मा की बौखलाहट यहाँ पर है कि ये लौट के फिर मुझे चुनौती देने आए हैं। और बहुत जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है कि आखिर वो किसको बिल्ली कह रहे हैं, तो बिल्ली तो सब जानते हैं कि कौन बिल्ली है। लेकिन कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि राहुल गांधी की बस के अंदर, अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल वहां पर एक लड़की उनके साथ आ गई और बोली कि क्या मैं अपने कुत्ते को अंदर ला सकती हूँ? तो राहुल गांधी ने कहा उसे भी ले आओ। अच्छा हुआ कि वो वीडियो जो है वो असम में नहीं हुआ, नहीं तो उसको भी जोड़ा जाता है कि ये कुत्ते वाली जो बात है प्रतीकात्मक रूप से क्या मुझे चिढ़ाने के लिए तो नहीं कही गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो घटना है वो हेमंता बिश्व शर्मा के साथ जुड़ी हुई है कि उनके बजाय कुत्ते को जब तरजीह दी राहुल गांधी ने, तो उन्होंने उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी थी और वो चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। तो इस तरीके से बहुत सारी मजेदार चीजें भी दिखेंगी, गंभीर चीजें भी दिखेंगे और हम आगे देखते रहेंगे क्या होता है। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो यात्रा है बेहद मजबूत होती जा रही है और चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को।
जी, बेहद मजबूत होती है एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और चुनौती पेश करती हुई ये यात्रा सीधे भारतीय जनता पार्टी को। एक बार पहले आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, फिर आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, किस हिसाब से देखा जाए, जरा इस यात्रा से आगे की राजनीति को जरा बताइए। देखिए, ये यात्रा चुनाव से ठीक पहले की यात्रा है, और आप देख रहे हैं कि इस घटना के तुरंत बाद इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी रिएक्शन दे रहे हैं। अखिलेश यादव तुरंत ट्वीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक अवसर है कि राजनीतिक रूप से भी वो चुनौती के रूप में पेश हों, मतलब इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके लिए भी अवसर है। तो एक आवाज मुखरित हो रही है, जनता की आवाज, मुद्दों के साथ इसको जोड़ने का समय है। वो जोड़ रहे हैं राहुल गांधी, लोग भी आ रहे हैं। ये अलग बात है कि जो कि मीडिया का साथ नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो बात उतनी मुखरित नहीं हो रही है, मुद्दे मुखरित नहीं हो रहे हैं। मगर खुद जिस तरह की गलती हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, तो मीडिया भी मजबूर है इस खबर को कवरेज देने के लिए, भले ही थोड़ा ही क्यों ना हो। तो ऐसी घटना, ये मैं एक चर्चा में था राजीव जी, हमने वहां इस घटना का उल्लेख कर दिया कि धार्मिक चर्चा हो रही थी बड़े चैनल पर ही। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वही बात जो दीपक पाचपोर जी कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का झंडा लेकर के बीजेपी का ही आदमी क्यों जाएगा। आवाज लगता है चली गई हमारी। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो स्टिल है, लेकिन बोलिए प्लीज। प्रेम कुमार जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, अमलेंदु जी, इस यात्रा से देश की राजनीति, देश की सियासत को कैसे देखते हैं आप? यात्रा में व्यवधान डालने की कोशिश, और यहां कहीं ना कहीं एक्सपोज होते हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, और देखा जाए तो परसों से लेकर आज तक हिमंता बिस्वा शर्मा के टोन में भी परिवर्तन। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान कैसे किसी को भड़काऊ बात कह सकता है, वो सब कुछ हम लोग सुन चुके हैं। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, मगर उससे पहले जो कुछ होता है, जो घटना घटती है, उसकी चर्चा तो यहाँ होगी ही, और जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं असम सरकार, वहां की सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद लोग, ये सब वहां घिरे हुए नजर आते हैं। कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर राजीव जी, असल में हिमंता बिस्वा शर्मा का अब जो सुर बदला है, तो वो सुर इसलिए बदला है कि उन्होंने जो पहले बोल दिया उसके तारतम्य में ही सारी चीजें अब देखी जाएंगी। जो हमले हुए हैं उनको भी यही समझा जाएगा कि इसके पीछे जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोगों को उकसाया है, और ये बात अब सारे देश में जा रही है। मुझे लगता है कि शायद ऊपर से अब उनको डांट पड़ी है कि तुमने तो सारा काम खराब कर दिया। अब लोग समझ रहे हैं कि ये ऊपर के इशारे पे जो है राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर ये हमले कराए गए हैं। तो अब हो सकता है कि ऊपर से डांट भी पड़ी हो, और डांट नहीं पड़ी हो तो कुछ ना कुछ कड़ा संदेश हो सकता है मिला हो कि ये तो मामला सब खराब हुए जा रहा है। तो ये हो सकता है इस तरह की चीजें हो। लेकिन दूसरा ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां से पहले चैलेंज दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, उनके लोगों ने चैलेंज दिया हम डरने वाले नहीं हैं, और फिर उन्होंने कहा, 2 बार कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो अब ये भी हिमंता बिस्वा शर्मा समझ रहे होंगे कि अगर ये प्रहार काम कर गए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की असम में जो है वो हालत खराब हो सकती है, और फिर उसका सीधा सीधा जिम्मेदार जो है केंद्रीय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का, वो हिमंता बिस्वा शर्मा को ठहराएगा कि उनकी जो है वो इस तरीके की हरकतों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और कांग्रेस को फायदा हो गया। कुल मिलाकर के राजीव जी, राहुल गांधी के ऊपर अगर इस तरीके के हमले बढ़ते हैं तो ये राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होंगे, जनता पार्टी को पहुंचाने वाले होंगे, क्योंकि जनता के बीच साफ तौर पे जाएगी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भारत को तोड़ने की और अन्याय की बात कर रही है। ये संदेश जनता के बीच जाएगा। मुझे लगता है ये संदेश जनता के बीच जा भी चुका है। तो इसलिए अब जो हेमंत बिस्वा शर्मा के जो है वो सुर एकदम से बदले हुए नजर आए। अब वो जांच कराते हैं, क्या जांच कराते हैं, अलग का मसला है कि क्या जांच कराते हैं क्या जांच नहीं कराते हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हुई, और आज तो 3 या 4 घटनाएं हुई हैं, जयराम रमेश के साथ हुआ है, जो साथ में प्रेस कन्वॉय चल रहा था उसके साथ हुआ है, कैमरा छीना गया है, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं पीसीसी के भूपेंद्र बोरा, उनके ऊपर हमला हुआ है, और राहुल गांधी के सामने ये हुआ। मतलब 4 घटनाएं इस तरीके की, जो 4 विजुअल्स जो है वो सोशल मीडिया में इस समय तैर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये मीडिया इसको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो इस यात्रा को जबरदस्त तरीके से पूरे देश में अभी से जो है वो
चर्चित कर दिया है। हो सकता है कि असम से राहुल गांधी निकलते तो असम तक ही ये चर्चा रहती है इसकी, लेकिन बधाई देनी चाहिए हिमंता बिस्वा शर्मा को, बधाई के पात्र हैं कि अब सारा देश जो है वो इसकी चर्चा कर रहा है और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट होकर के अब इन हमलों की निंदा कर रहा है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो इसके लिए भी जो है वो एक बधाई के पात्र हैं कुल मिला के। दूसरा बात राजीव जी है कि जो शंकर देव की उस पर जाने की बात है, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो उस समय देश के अंदर शैवों और वैष्णवों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहे थे, और तुलसीदास ने वो लिखी ही रामचरितमानस इसलिए थी कि शैवों और वैष्णवों के बीच में संघर्ष को रोका जाए, उनके बीच जो है सामंजस्य स्थापित किया जाए। और इसीलिए तुलसीदास का वो जो दोहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावे सोनर मोहि सपने हूं नहीं भावे, वो यही है कि शिव का जो द्रोही है वो मुझको जो है सपनों में भी नहीं भा सकता है, ये तुलसीदास ने कहा था। तो अब वो वैष्णव मत के गुरु के पास अगर जा रहे हैं कल शिव भक्त राहुल गांधी, तो ये भी उसी समन्वय की बात है। जो हिंदू धर्म को जानने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं, मगर जो लोग जो है मलमास में अनुष्ठान करके मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और पता नहीं किस तरह बैठ करके फोटो खिंचाते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। जब शंकराचार्य ही जब सारी चीजों को उठा रहे हैं प्रश्न चिन्ह जो है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के राहुल ने जो आर पार की लड़ाई छेड़ी है, इस आर पार की लड़ाई में जिस तरीके से आहुति जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी है, तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को ही क्षति पहुंचाने वाली होगी। ये किसी भी तरीके से इस यात्रा को या राहुल गांधी को या कांग्रेस को क्षति पहुंचाने वाली नहीं है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे जनता के बीच में जा रहे हैं। अब उन्होंने मणिपुर की बातें की हैं। अब देखिए आज ही क्या हुआ कि मणिपुर का आज राज्योत्सव है, मणिपुर बना था आज के दिन। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह मणिपुर राज्योत्सव की बधाई दे दी ट्वीट करके जी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत उसके जवाब में ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर राज्योत्सव की तो जाकर के बधाई दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का समय जो अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। तो ये इस तरीके की जो ढोंग और इस तरीके की जो चीजें होती हैं। अमलेंदु जी जरा आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथी इकरार खान सीधे जुड़ गए हैं नौगांव से, जिनका जिक्र अभी मैं कर भी रहा था। हमारी टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है उस मौके पे जहां सब कुछ हुआ, और नौगांव पहुंच चुके हैं हमारे साथी इकरार, और उनके पास ही चलते हैं, सीधा उनसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है और अब आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ उन्होंने देखा है। इकरार जी जरा आपसे समझूं कि अभी तक इस घटनाक्रम में और कोई इंफॉर्मेशन है तो जरा वो भी बताइए, और साथ में आगे क्या कुछ यहां कांग्रेस पार्टी देख रही है, और खासकर इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के लोगों में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या उत्साह वैसे ही बना हुआ है या उत्साह में कोई कमी नजर आ रही है? नहीं जी, देखिए राजीव जी, बिल्कुल उत्साह बना हुआ है, क्योंकि आज की जी आवाज आ रही है आपकी? आज जो भी घटनाक्रम हुआ, जी आवाज आ रही है क्योंकि थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू है। आ रही जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपनी बात रखिए। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे राजीव जी? जी 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 जी। आज जो भारत जोड़ो यात्रा है, महत्वपूर्ण पड़ाव में थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है सर, मैं आवाज आपकी डबलिंग हो रही है सर, आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए आप अपना हेडफोन निकाल दीजिए और अपनी बात रखिए। जी 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 राजीव जी, आज जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा भी अमलेंदु जी भी जिक्र कर रहे थे, आज काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा कल भी काफिले पर हमला किया गया और आज भी हमला किया गया। राहुल गांधी जो वहां पहुंच रहे थे, जब जैसे ही उसके पास अपना जहां सभा थी, सभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे थे, उनके काफिले को बीच में रोका गया और उनके हाथ में भगवा झंडे थे। तो राहुल गांधी ने बाकायदा बस रुकवाई, बस रुकवाने के बाद में वो वहां पहुंचे और उन लोगों से बात की। इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने खुद अपने भाषण में भी किया है। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि कांग्रेस में जो है आज और कल 2-3 जब से असम में जो यात्रा आई है, काफी उनके जो है एक तरीके से बूस्ट मिला है उनको, क्योंकि जो सीधा निशाना है वो केंद्र सरकार और हेमंत शर्मा बिस्वा पर वो कर रहे हैं, अपनी सभा के माध्यम से कर रहे हैं। और जी बिल्कुल जो कुछ भी इधर हो रहा है वो आप उस पर नजरें टिकाए हुए हैं, निगाहें बनाए हुए हैं। आप जरा हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आना चाहता हूं इधर प्रेम कुमार जी के पास, अपनी बात प्रेम कुमार जी रख रहे थे। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं, अपनी बात जरा जो
रुक गई थी उसको आगे बढ़ाइए, और इस यात्रा के जो राजनीतिक पहलू हैं जिसको तलाशने की कोशिश भले कांग्रेस करे ना करे लेकिन बीजेपी जरूर कर रही है, कैसे देखा जाए उसको? जी बिल्कुल राजीव जी, मैं कह रहा था कि जो हमले हो रहे हैं इस यात्रा में और बीजेपी का झंडा लेकर के और भगवा झंडा लेकर हमले हो रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का जो पक्ष अभी तक सामने आया है ऑफिशियली, मैं एक बातचीत का भी जिक्र कर रहा था एक टीवी चैनल में ही, तो बीजेपी कह रही है कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ता को झंडा लेके क्यों भेजेगी और ये जरूर कांग्रेस के ही लोग होंगे। इस तरीके ठीक वैसे ही बोल रही जैसे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे कि ऐसा कह सकती है, वो कहने लगी है। बल्कि तो फिर सवाल ये उठता है कि डबल इंजन की सरकार है तो उन लोगों को पकड़िए ना, उनकी पहचान उजागर कीजिए जो वहां पर झंडा लेके पहुंचे थे, तभी तो पता होगा, पता चलेगा। तो ये बातें, ये चर्चा आना भी अपने आप में उस प्रेशर को बताता है जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रेशर है राजनीतिक रूप से। और भारत जोड़ो यात्रा ने एक ऐसे समय में लोगों का अटेंशन खींचा है, लोगों को जोड़ा है, जबकि बीजेपी अपने पूरे जीवन काल के सबसे बड़े उत्सव को मना रही है, राम मंदिर उत्सव। और इस उत्सव से बीजेपी ने अपने आप को, अपना भविष्य जोड़ रखा है। तब जबकि 2024 का चुनाव है, उनको लगता है कि पूरा वातावरण राममय हो जाएगा और वो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन यहाँ यह भी जरूरी है समझना कि धर्म के साथ जुड़ना, श्री राम से के साथ जुड़ना एक अलग वाकया होता है, एक अलग मसला होता है, और राजनीतिक रूप से निर्णय लेना एक अलग बात होती है। और इसके अलावा एक बात होती है कि बीजेपी को फायदा होगा। कितना फायदा होगा आप इसका अगर पूरा मूल्यांकन करें तो उत्तर भारत में, बहुत संक्षेप में ही बता रहा हूं कि उत्तर भारत में जो 11 राज्यों की 239 सीटें हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में 12% ज्यादा वोट मिले थे, 12%, लेकिन सीट सिर्फ एक बढ़ी थी। तो इस बार भी ये यहां तक कि उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है 6% या 9% बढ़ गया था, लेकिन सीट जो है उसकी घट गई थी। क्यों? क्योंकि तब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। यानी केवल राममय वातावरण कर देने से आपको जीत मिलने वाली नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा होता है और खड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से इसके राजनीतिक रूप से चुनावी बुरे परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। ये वातावरण काम नहीं आएगा। धर्म अलग है, चुनाव अलग है। आप देखेंगे बिहार में भी नीतीश कुमार चौंकाने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा। बड़े जो मंत्री रहे हैं वैसे लोग, तो ये उत्तर प्रदेश में भी घटना बाकी है। बस 22 का इंतजार है, 22 की जो फिजा इनकी खत्म होगी उसके बाद इंडिया गठबंधन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ सामने आएगा। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। और इंडिया गठबंधन आगे क्या कुछ करने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि बिहार में हो सकता है कि नीतीश कुमार चौंकाने वाली कुछ खबर दें, लेकिन इस बार पलटू राम की तरह नहीं वो रहेंगे, नजर आएंगे, बल्कि वो बीजेपी में तोड़फोड़ मचाएंगे। ये साफ दिखाई दे रहा है जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। चर्चा यही होती रही है कि वहां अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने एक बात अपनी कह दी, और जिसके जरिए ये माना गया कि शायद पलट के फिर से आ जाए नीतीश कुमार। तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इकरार खान हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथी सीधे पहुंच चुके हैं नौगांव, असम, जहां ये यात्रा है, इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी टीम वहां पहुंची है और इस हमले पे जो कुछ वहां हुआ है इस पर हम उनसे जानकारी ले रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं इकरार आपके पास, और आपसे जरा समझूं कि आगे आने वाले समय को लेकर कांग्रेस के जो, और खासकर इस यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या यात्रा में उत्साह अभी भी बरकरार है या कहीं डर या भय भी नजर आया? क्योंकि आप गुवाहाटी से वहां तक पहुंचे हैं, दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से नौगांव,
तो क्या कुछ आपने देखा, जरा उसका जिक्र कीजिए। जी सर, देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि डर, और वो तो कांग्रेस ने खुद कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया था, उनकी भी गाड़ी पे आज हमला हुआ है। तो जो मुख्य जो मामला आ रहा है वो सीएम जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा, उस पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम आरएसएस से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया और हम लोग वहां मौजूद भी थे, उससे थोड़ी दूर पे हम लोग थे। वहां हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये था कि उनकी गाड़ी पे कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी, उनकी गाड़ी से स्टिकर भी हटाया और उनके साथ कुछ महिला उनकी टीम की सदस्य थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। वहीं थोड़ी कहीं कहीं से ही खबरें भी आई कि कुछ पत्रकारों के साथ भी थोड़ी बदतमीजी की गई है। लोगों के हाथों में झंडे थे और जो जयराम रमेश ने ये भी आरोप भी लगाया है उसमें कि हेमंत शर्मा बिस्वा के किसी रिश्तेदार का उसमें नाम लिया है कि मुझे पता है वही लोग हैं, वही ये सब करवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हिमंता बिस्वा शर्मा कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में, सेंटर पॉइंट में है। असम का मसला है तो क्यों नहीं रहेंगे सेंटर पॉइंट में। और जो बहस अभी थोड़े दिन पहले, यानी 2 दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कुछ कहा था, वही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देखा जाए यहां से देश की राजनीति को, और सबसे बड़ी बात की क्या यहां हिमंता बिस्वा शर्मा फंस चुके हैं। चले थे कुछ और करने के लिए, राहुल गांधी से कहीं ना कहीं बदला लेने के मिजाज से ही वो आगे अपने बातें रख रहे थे, लेकिन यहां क्या सचमुच फंसते हुए नजर आ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा? राजीव जी, 2 बड़े कारण हैं और तीसरा कारण जो है वो अब राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ गया। 2 बड़े कारण क्या हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा आरएसएस से नहीं आते हैं, वो कांग्रेस से वहां गए हुए हैं और उनको रोज अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है और उस वफादारी को साबित करने में वो तमाम बीजेपी के नेताओं से भी आगे निकल जाते हैं। ये मजबूरी शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं है, ये मजबूरी बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से होके भी गुजरी थी, उत्तर प्रदेश से भी होके गुजरी थी, वहां हमले नहीं हुए। तो यहां क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का बैकग्राउंड, उनकी जो हिस्ट्री है वो बीजेपी की नहीं है, वो बाहर से आए हैं और उनको इस बात को लेकर बार बार अपने आप को साबित करना पड़ता है। दूसरी बात कि अभी भी वो वॉशिंग मशीन में है उनका केस जी। वो वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर नहीं आए, उनका केस अभी भी है, केवल उनसे पूछताछ नहीं हो रही है मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो ये 2 बड़े कारण हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के कि वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं और ये मजबूरी दूसरे बीजेपी के नेताओं की नहीं है। तीसरा कारण अब जुड़ गया है कि जिस तरीके का रिसेप्शन, जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके का जनता में उत्साह राहुल गांधी की इस यात्रा में दिख रहा है, और हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0.5% का अंतर था पिछले विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में, और अगर वो उलटता है, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है लोकसभा में इलेक्शन में ही, तो लोकसभा के इलेक्शन में अगर हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी को रिजल्ट नहीं दे पाए जिसकी बीजेपी को उम्मीद है, तो इनकी मुख्यमंत्री पद कितने दिन रह पाएगा नहीं कहा जा सकता। तो बहुत ही वीक विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी वजह से वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं और उनके ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी देखिए है अब कि राहुल गांधी की सुरक्षा को अगर आंच आती है तो ये जिम्मेदारी हेमंत बिस्वा शर्मा की होगी। वो खुद 2-3 बार मीडिया में आकर इस बात को लेकर कह चुके हैं, तो ये बहाना या ये कोई बात नहीं चलेगी कि साहब हमको मालूम नहीं था, हम अलर्ट नहीं थे। आपने खुद ही पुलिस की जांच कर दी है, खुद आप धमकी भी दे चुके हैं। तो एक बार धमकी दी आपने, फिर पुलिस की जांच की, 3-3 बार आप राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मीडिया के सामने आ रहे हो,
तो कल अगर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चुनौती पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदारी हेमंत बिस्वा शर्मा की होगी और उसका उनको राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो अयोध्या में हो रहा है, देखिए अयोध्या में जो हो रहा है उसमें कुछ बातें मैंने रखी हैं जो कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है जी। जो मोदी साहब करना चाह रहे हैं क्या वो कर पाएंगे? सबसे पहले तो बधाई के पात्र जो है इस देश के मुस्लिम कम्युनिटी है कि उन्होंने बहुत संयम दिखाया। तमाम उकसावों के बावजूद जो ये नफरत फैलाने वाला मीडिया है जो रामलीला के कॉस्ट्यूम पहन के अयोध्या गया हुआ है, उसके तमाम उकसावे के बावजूद मुस्लिम समाज ने बहुत धैर्य और संयम का परिचय दिया। दूसरा, विपक्षी पार्टियों ने इनकी बीजेपी की इस बॉल को खेला ही नहीं। अब बीजेपी हमेशा तभी कामयाब हुई है अपने धार्मिक कार्ड में जब विपक्षी पार्टियां उनकी बॉल को खेलते हैं। जी। इस बार राहुल गांधी की वजह से या विपक्षी इंडिया गठबंधन की वजह से, दूसरे नेताओं की वजह से विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी की इस बॉल को खेला ही नहीं है। तो अब बीजेपी का जो संघर्ष है अयोध्या में वो नरेंद्र मोदी बनाम शंकराचार्य है। शंकराचार्यों से भिड़े हुए हैं मोदी साहब, विपक्षी पार्टियों से नहीं है, ना मुस्लिम समाज से है। तो अब जो है इसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड है जी, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि पॉलिटिकल डिविडेंड वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि शोर मचाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, एक आखिरी बात कह दूं राजीव जी, आज हम आप दोनों साथ निकले थे, हम लोग दिल्ली से नोएडा तक गए, मैं भी दिल्ली में कई और जगह भी गया, आप भी गए होंगे जी। तमाम अपार्टमेंट्स में और बाजारों में आपको झंडे दिखाई दिए, वो सारे झंडे एक जैसे और बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम के तौर पे ये दिखाई दे रहा है। ये इसमें जनता का कितना भागीदारी है ये मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, एक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और बहुत बड़ा इसमें सरकारी और कॉरपोरेट और पूरा जो ताकत है वो बीजेपी ने झोंक दी अपनी। तो जो भी झंडे बैनर आपको दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा है। उनके झंडों के तरीके और सारी चीजें भी एक जैसी ही हैं। और हकीकत ये है राजीव जी कि अगर किसी की दुकान पे, किसी की मकान पे 25 बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग आते हैं, कोई झंडा बैनर बांधते हैं, तो कोई उलझना नहीं चाहता है इन लोगों की तौर तरीके देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पूरा जो माहौल दिखाई दे रहा है वो आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। ये वाकई जनता के बीच में ये मुद्दा इतना गहरा है, ये हमको आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा 22 तारीख के बाद। बिल्कुल, 22 के बाद क्या कुछ होगा, यानी 23 तारीख से क्या एक नई राजनीति देश में हम देखेंगे या कुछ और देखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या यहां पर खासकर जो हिमंता बिस्वा शर्मा की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही अपने ही जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं? क्या एक तरफ आप उकसावे की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अब जांच करेंगे, आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अब चूंकि ये यात्रा हमारे राज्य में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएं। ये बात आप पहले दिन क्यों नहीं कह रहे थे? पहले दिन आप धमकी क्यों दे रहे थे कि हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे और आपको गिरफ्तार कर लेंगे? आज जब सब कुछ हो जाता है इसके बाद ऐसा क्यों? क्या रंग में भंग डालने का काम सीएम ने कर दिया है? और जैसा आप कह रहे थे कि शायद ऊपर से डांट पड़ी और चुपचाप अब कुछ और ये है या कुछ और है, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
जी, इस पूरे प्रकरण में रंग में भंग तो हेमंता विश्व शर्मा ने डाल दिया है और इसके लिए अब दोषी जो हेमंता विश्व शर्मा ही ठहराए जाएंगे, पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी। राजीव जी, जब किसी केस की विवेचना होती है तो उसमें कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया जो है ये इसमें जो है वो दोषी पाए गए हैं शुरुआती जांच में। तो शुरुआती जो मामले हैं, जो शुरुआती जो चीजें हैं, उसमें सबके लिए दोषी जो एक तरीके से कहा जाए तो वो हेमंता विश्व शर्मा ही ठहराए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयानात आए शुरू में उससे समझा जा सकता है, सारी घटनाओं के क्रम को जोड़ करके अगर तार जोड़े जाए, कि इस सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं उनके बयान ने कोई ना कोई काम किया है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी से कहा हो कि जाओ जाकर के हमला कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता है, इतने तो समझदार होंगे कि ऐसा वो ना करें। लेकिन चूंकि जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि हेमंता विश्व शर्मा के बयान के बाद जो है कुछ ना कुछ मामला असम के अंदर गड़बड़ हुआ है और उसके बाद जो है राहुल गांधी की यात्राओं के ऊपर जो इस तरीके से हमले हुए हैं। तो अब ये कुल मिलाकर के हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर जा रहा है और निश्चित तौर पे ऊपर से कुछ ना कुछ डांट जो पड़ी होगी। जहां तक मैं समझता हूं राजीव जी, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, दोनों इस तरीके की हरकतों में को किसी भी तरीके से जो है वो समर्थन नहीं दे सकते। सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने वाली है और दोनों जो है कुछ भी हो, कितनी भी किसी की उनसे असहमतियां हो, लेकिन ये तो है कि वो राजनीति समझते हैं कि किस चीज का क्या असर होगा। तो ये ऊपर का नेतृत्व तो समझता है कि राहुल गांधी के ऊपर इस समय हमले अगर होंगे तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं, राहुल गांधी को ही होगा और पूरे देश में होगा। और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा यज्ञ कर रही है, उस यज्ञ में जो है ये विघ्न डालने का काम एक तरीके से कहा जाए तो वह हेमंता विश्व शर्मा ने कर दिया है। तो अब ऊपर का नेतृत्व हेमंता विश्व शर्मा को क्या दंड देता है, या कोई डांट पिलाई है या नहीं पिलाई है, या क्या संदेश है, ये तो अलग से जाने। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के तेवर देखने के बाद मुझे लगता है कि हेमंता विश्व शर्मा को समझ में आ गया कि ये बंदा जो है जिससे उलझना चाहते हैं हेमंता विश्व शर्मा, ये किसी और मिट्टी का बना हुआ है और ये इस तरीके से घबराने वाला नहीं है। कल भी राहुल गांधी ने जोर देके कहा और आज भी राहुल गांधी ने जोर देके कहा, जिस तरीके से उतरे बस से, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि राहुल गांधी जो है वो इस तरीके की घटनाओं से घबराने वाले या डरने वाले कुल मिलाकर के नहीं है। तो ये सारी चीजों में हेमंता विश्व शर्मा जो एक तरीके से कहा जाए वो बैकफुट पे हैं और उनकी भाव भंगिमा और उनकी जो भाषा है वो सब इस तरीके बता रही है कि उनको एहसास हो गया है कि मामला जो है ये उल्टा पड़ चुका है और राहुल गांधी को जो है उनको सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी और ये उनका काम है। मतलब अब अगर वो जाकर के समझ में आ रही है ये चीज। दूसरी बात ये कि अगर सुरक्षा नहीं हो पा रही है किसी यात्रा की और मुख्यमंत्री खुद कह रहा है इस बात को, तो राजीव जी ये तो राष्ट्रपति शासन लगने का एक जो है तैयार हो जाता है मामला। हालांकि राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा, चूंकि अभी सरकार उन्हीं की है, मणिपुर में नहीं लगा तो असम में क्या लगेगा। लेकिन ये कुल मिलाकर के असम में स्थिति खराब है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है कि असम में स्थिति जो है किस तरीके की कानून व्यवस्था की खराब है, तो असम भी जो उसमें शामिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मणिपुर की श्रेणी में हेमंता विश्व शर्मा आने से बचना चाहेंगे कि उसी रास्ते पर असम भी जा रहा है। हालांकि उनके ऊपर भी ये जो है उनके पड़ोसी राज्य में FIR हो गई थी, वो पुरानी घटना है जी, मुख्यमंत्री के ऊपर ही दूसरे राज्य में FIR हो गई। तो ये कुल मिलाकर जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा ने किया है, मुझे लगता है कि सब उनके ऊपर जो है वो बूमरैंग कर रहा है और बैकफुट पे जो है वो हेमंता विश्व शर्मा नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से फ्रंट फुट पर नजर आते हैं उसी तरीके से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने असम के अंदर खासतौर से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों के लिए जो है हेमंता विश्व शर्मा के लिए काफी कांटे बो दिए हैं। राजीव जी काफ़ी कांटे बो चुके हैं लोकसभा के लिए हेमंता विश्व शर्मा अपने ही पार्टी के लिए, लेकिन राहुल गांधी यहाँ मोहब्बत की दुकान लिए आगे बढ़ रहे हैं। नफरती लोग जो आज राहुल गांधी के सामने आ गए थे उनसे भी निपटने के लिए राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो आप सबने देखा। उनकी सुरक्षा को खतरा जरूर है और इस पर उनके सुरक्षा कर्मियों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग कमेंट के लिए शकील अख्तर जी के पास आना चाहता हूं। शकील जी, अब यहां से कैसे देखते हैं देश की सियासत, क्योंकि कल एक बड़ा इवेंट बीजेपी के हिसाब से होने जा रहा है देश में और उसके बाद अगली तारीख जो 23 है, 23 तारीख से देश में एक तरफ आप देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी का इवेंट यहां एक खत्म होता है, लेकिन क्या यहां से कोई और इवेंट शुरू होते हुए देख रहे हैं या अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की जो कथा है, गाथा है, वही आगे बढ़ाते हुए बीजेपी नजर आएगी। लेकिन राहुल गांधी के जो बस के जो पहिए हैं और उनके जो खुद जो उनके कदम हैं वो आगे बढ़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अगला 2 महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और वैसे में आज के घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो इसको किस लिहाज से, किस हिसाब से आप देखेंगे?
तो बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद संसद का अधिवेशन शुरू हो रहा है 31 तारीख से, और वो मोदी सरकार के इस दूसरे टर्म का आखिरी अधिवेशन होगा। इसके बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, असम का घटनाक्रम जो हो रहा है, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि अब जो है बीजेपी राहुल से डर रही है, और राहुल से वो डर रही है। इस बात को कांग्रेस को अब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, मीडिया जो है वो इस बात को नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इस बात को अब घर घर और गांव गांव तक पहुंचाने की जरूरत है कि उसके नेता पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। उनकी एसपीजी ऑलरेडी पहले ही छीनी जा चुकी है, और आज जो है वो खुद उनको सामने खड़े होके उन लोगों से प्यार से बात करना पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन जो वहां की सरकार है, वहां की पुलिस है, वो उन लोगों को नहीं रोक पा रही है। देखिए, राहुल ने अभी भी उन लोगों को कार्यकर्ता कहा, राहुल ने गुंडा या इस तरह की किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जिस तरह की बीजेपी करती है। लेकिन अब स्थिति वो आ गई है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी कल के बाद से पूरे देश में राम मंदिर का इशू लेके चुनाव में उतर जाएंगे, और कांग्रेस को इसके मुकाबले में अपनी बात कहने के लिए या इंडिया गठबंधन को अपनी बात कहने के लिए इस गोदी मीडिया का सहारा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि वह किस तरह से अल्टरनेटिव मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इन चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचे। क्योंकि ये चुनाव अब ऐसा है कि लोग परेशान हैं, सब इस बात को मानते हैं। बेरोजगारी, राहुल ने खुद कहा अभी, और हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। युवाओं के अंदर आज सबसे बड़ी तकलीफ जिस बात की है वो इस बात की है कि उनकी जवानी जो है, उनकी उम्र जो है वो बेकार चली जा रही है, उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को अब घर घर पहुंचाना होगा, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। देखिए, आजादी के आंदोलन में भी जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, ये सारा का सारा मीडिया होस्टाइल था, अंग्रेजों के साथ था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने, जिसके नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा था, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए गांधी की बात लोगों तक पहुंचाई थी। और आजाद भारत में भी ऐसे उदाहरण है, ऐसा नहीं है। देखिए, लेफ्ट के प्रति हमेशा से होस्टाइल रवैया रहा, लेकिन लेफ्ट ने भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बात पहुंचाई। लालू जी के खिलाफ तो मीडिया ने घृणा तक का प्रदर्शन किया, भयंकर घृणा का प्रदर्शन किया उनके खिलाफ, उनके बारे में ऐसे ऐसे मजाक उड़ाए गए। लेकिन लालू के कार्यकर्ताओं ने ही लालू की बात लोगों तक पहुंचाई। मायावती भी एक उदाहरण है, जब तक वो भाजपा के साथ नहीं मिल गई थी तब तक ये मीडिया उनके प्रति बहुत बैरभाव रखता था, शत्रुता तक का भाव रखता था, क्या क्या नहीं कहा जाता था मायावती के लिए। लेकिन मायावती के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात पहुंचाई। तो आज कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत है अपने कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए, और उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए कि पार्टी जो है उनके हितों के बारे में सोचती है, उनकी तकलीफों के बारे में सोचती है। देखिए, पिछले कई सालों से ऐसा हो गया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश हो गया है। उस निराशा को दूर करने की राहुल ने बहुत कोशिश करी है, पहली यात्रा में भी, दूसरी यात्रा में भी। अब उसी को फिर से ताकतवर बनाने की जरूरत है। आज का जो घटनाक्रम है वो अगर देश भर में पहुंच जाए तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि जो राहुल हमारी आवाज उठा रहा है, महंगाई की, बेरोजगारी की, सरकारी शिक्षा की, सरकारी चिकित्सा की, अग्निवीर की, सारी समस्याओं की, उसकी आवाज उठाने को बंद करने के लिए हमले हो रहे हैं। हमले क्यों हो रहे हैं राहुल के ऊपर? कि राहुल जनता की, आम जनता की आवाज उठाना बंद कर दें, और राहुल उस आवाज को उठाना तो बंद करेंगे नहीं, मगर ये बात लोगों तक पहुंचे कैसे? आज की तारीख में कांग्रेस को यही सोचना होगा, क्योंकि कल से और अभी चल ही रहा है, इतने दिनों से बीजेपी का इशू को मीडिया इस तरह से पहुंचा रही है कि आज किसी के सामने भी जो चर्चा होती है, बातचीत का विषय होता है, वो इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है। खुद मायावती को ये कहना पड़ा, जो मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही थी,
कि लोगों की भुखमरी का इलाज उन्हें फ्री राशन देना नहीं है, उन्हें काम देना है। रोजी रोटी की समस्या का इलाज मुफ्त राशन देना नहीं है। तो आज इस बात को हर कोई समझ रहा है, मगर समस्या फिर वही है कि लोगों तक बात पहुंचे कैसे। आज लोग परेशान हैं, वो डर रहे हैं, उस डर को राहुल दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता अगर घर घर पहुंचने लगेंगे, गांव गांव जाने लगेंगे, जैसा कि 2004 में भी हुआ था, जब सोनिया गांधी निकली थी, उस वक्त कार्यकर्ताओं में उत्साह था और उस वक्त कार्यकर्ता घर घर गया था। 2004 में भी मीडिया इसी तरह हॉस्टाइल था, लेकिन उसका असर हुआ था। तो आज की तारीख में कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, राहुल गांधी के लिए अच्छा मौका है, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा मौका है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये आखिरी मौका है। ये तीसरा चुनाव अगर हार गए तो उसके बाद देश में डेमोक्रेसी का क्या होगा, संवैधानिक संस्थाओं क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होगा, इसके बारे में सबको पता है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो किसी को पता नहीं हो। तो इसलिए हर हालत में कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को इस बात को समझना होगा और जनता तक पहुंच के अपनी बात कार्यकर्ताओं के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का ऑप्शन छोड़ देना पड़ेगा इन्हें पूरी तरह। मीडिया और ज्यादा आक्रामक होता जाएगा, राहुल के खिलाफ और ज्यादा होता जाएगा, इंडिया गठबंधन के खिलाफ और ज्यादा होता जाएगा। तो इस गोदी मीडिया या मुख्य धारा मीडिया का माध्यम छोड़ के और क्या क्या रास्ते हैं, इस पर कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को आज की तारीख में काम करने की जरूरत है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को और खासकर कांग्रेस पार्टी को भी जैसे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मीडिया का एक धड़ा बिल्कुल ही इस पूरी यात्रा को, अभी देखिए पिछले 10 दिनों से 14 तारीख से यात्रा निकली है और 8 दिन, आज 8वां दिन है और यात्रा 7वां दिन कह लें, 7वां दिन है और यात्रा अभी, यात्रा के कितने कवरेज मिल रहे हैं तमाम मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम चैनलों में और अखबारों में आप देख सकते हैं, पलट सकते हैं। तो ये कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस यात्रा को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है और क्या कुछ है, क्या इसके पैरेलल कांग्रेस एक मीडिया खड़ा नहीं कर सकती जो मीडिया कांग्रेस के साथ है, जो इन चीज़ों को दिखा रहा है। ये सोचना होगा कांग्रेस को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही कि राहुल गांधी अभी असम में और 5 दिन रहने वाले हैं और क्या कुछ होता है ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या इसी असम से इस देश की जो आने वाली जो सियासत है, जिसमें चुनाव सामने है, वो हम परिवर्तित होते हुए देखेंगे। क्या इसी असम से, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे कंट्रोल करते हैं वहाँ के 25 की 25 सीटों को, वहाँ सेंध लगा चुके हैं ऑलरेडी राहुल गांधी, और यही डर है, यही भय है जो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो बहुत सारी बातें इन सारी चीज़ों के, और ये जो सवाल है, इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त जो है खुद ब खुद दे देगा, हम चर्चा करें ना करें। इसलिए अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, प्रशांत टंडन जी आपको बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत धन्यवाद, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रेम कुमार जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर